इसमें से जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है, कोई संख्या दिया हुआ है वो 4n के घात के रूप में है, इस पर विचार करना है। n जो है कोई पूर्णांक संख्या है, तो ये जांच करना है कि n का कोई मान के लिए ये जो है 4n पर जो है अंक जो है शून्य पर समाप्त होता है, ये पता करके बताना है। तो जैसे 4n है, 4 का तो हम लोग जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 4 का, तो 2 इंटू टू पर n हो जाता है। इसमें से 5 कहीं पर नहीं है, तो 5 अगर दी रहता तभी तो इसमें से 0 आता। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए इसमें से क्या होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। 5 2 गुना 5 10 होता है, तभी 0 आ सकता है। इसका गुणनखंड 5 नहीं है, इसमें से गुणनखंड में क्या है, 5 नहीं है, ठीक है। इसीलिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय जो होता है 4n, ये जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कि ये अंक जो है शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आधारभूत अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये बताता है कि उसको गुणनखंड के रूप में, कोई भी जैसे कि भाज्य संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 4 जैसे कि एक अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, इसको जो है 2 गुना 2 मतलब अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो है गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई प्राकृत संख्या है, उसमें से 6n के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो 6n है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना इस पर जो है घात 3 हो गया। तो इसका गुणनखंड में जो है 5 नहीं है, क्योंकि 2 गुना 5 रहता तभी तो 0 आ सकता था। तो इसलिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से 6n अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 6 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3 होता है। उसी तरह से 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 बार में भाग देना है, 10 होगा, फिर 2 बार में देना है, फिर 5 होगा। तो इस तरह से 6 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 3 हो गया। और 20 का जैसे कि 2 गुना 5 हो गया, मतलब 2 पर वर्ग गुना 5 हो गया। तो HCF में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में से, उसमें से जो है न्यूनतम घात को हम लोग लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर जैसे कि 6 में से 2 है और इसमें से 20 में से 2 पर स्क्वायर है, तो दोनों में से न्यूनतम घात जो है 2 है, इसीलिए 2 लिख देंगे। और कोई जो है इसमें से कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए HCF जो हो गया वो 2 हो गया। LCM में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें से जो जिसमें से अधिकतम घात जो होता है उसी को लिखा जाता है। तो 2 और 2 पर स्क्वायर, तो 2 पर स्क्वायर में अधिकतम घात है, इसलिए 2 पर स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पर जो है 3 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरह से टोटली मिला करके 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से हम लोग को इसका HCF और LCM प्राप्त करना है। तो 12 का जो है सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से बार में देंगे, 6 हो गया, फिर जो है 2 से देंगे, फिर 3 हो जाएगा। इसी तरह से 15 का निकालेंगे, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 3 5 15 होता है। फिर 21 का निकालेंगे, 3 गुना 7 होता है, 3 से देंगे 7 बार में हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, 12 का जो होता है 2 गुना 3, मतलब कि 2 पर स्क्वायर हो गया गुना 3 हो जाएगा। इसी तरह से 15 का जो है 3 गुना 5 हो जाएगा और 21 का जो है 3 गुना 7 हो जाएगा। तो इसमें से HCF में क्या होता है, कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन फैक्टर में जो कम घात जो होगा वही होगा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2 पर स्क्वायर है, इसमें से 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है,
3 जो है तीनों में से है, इसीलिए 3 इसका HCF हो जाएगा। इसी प्रकार से एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में देखते हैं कि जो अधिकतम घात जो होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 पर इसको 3 मिल रहा है तो कॉमन वाला पहले लिखते हैं, 3 है 3 है 3 है, इसलिए 3 लिखेंगे। फिर जो है 2 पर स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, गुना करने पर ये 420 आता है। इस तरह से ये था।